नमस्कार। चलिए आज हम भूगोल का एक नया और बहुत ही दिलचस्प चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश में जीवन। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? हम दुनिया की दो बहुत अलग अलग नदी घाटियों, जिन्हें रिवर बेसिन भी कहते हैं, और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से, जिससे हमें ये पूरा टॉपिक समझने में आसानी होगी। फिर हम चलेंगे अमेज़न बेसिन और वहां के घने हरे भरे जंगलों की सैर पर। उसके बाद हम वापस अपने देश भारत आएंगे और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम पूरे चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार दोहराएंगे भी। तो जैसा मैंने बताया, हमारे चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से हो रही है। इस कहानी में एक लड़की है, उसका नाम है रेणुका। वो बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके चाचा श्रीकांत जी, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वो करीब 4 महीने के बाद आज घर लौटे हैं। तो रेणुका के चाचा उसे अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाते हैं और एक बहुत ही मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इन तस्वीरों में दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग हैं। देखो, कुछ लोग सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ बर्फीली जगहों पर, तो कुछ ऐसे हैं जो गर्म और नमी से भरे वर्षा वनों में रहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दुनिया में लोग कितने अलग अलग तरह के माहौल में रहते हैं। फिर चाचा उसे एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो रेणुका, ये लोग भले ही दिखने में हम सबसे अलग हों, लेकिन इनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे खाना, कपड़े और रहने के लिए घर, वो तो बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह ही है। बस फर्क इतना है कि हर कोई अपने आसपास के माहौल के हिसाब से जीना सीख लेता है। तो चलिए अब इस कहानी से आगे बढ़ते हैं और दुनिया के पहले बड़े इलाके अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि मैप पर ये अमेज़न बेसिन है कहाँ। स्क्रीन पर जो मैप है उसे जरा ध्यान से देखिए। ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। अमेज़न बेसिन बिल्कुल भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास है। इसी इलाके को हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। आप अगर देखें तो अमेज़न नदी पश्चिम में पहाड़ों से निकलती है और पूरब की तरफ बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। और ये बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर जैसे कई देशों तक फैला हुआ है। ये जो पूरा अमेज़न बेसिन है, ये अमेज़न नदी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर बना है। अब सवाल उठता है कि ये सहायक नदियां क्या होती हैं? देखिए, बहुत आसान है। सहायक नदियां वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बहकर आती हैं और एक बड़ी मेन नदी में मिल जाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना है। अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेज़न नदी है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो सब मिलकर एक बहुत ही बड़े इलाके का पानी बहा कर ले जाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे हम अपनी एडिटेकन क्लास के नोट्स में हमेशा हाईलाइट करते हैं। अच्छा, अब हम अमेज़न बेसिन की जलवायु यानी वहां के मौसम को समझते हैं और ये देखते हैं कि इस खास मौसम की वजह से वहां इतने घने जंगल कैसे बन गए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन जंगलों में कौन कौन रहता है, जानवर भी और इंसान भी। तो अमेज़न बेसिन में पूरे साल मौसम एक जैसा ही रहता है, बहुत गर्म और नमी से भरा हुआ। दिन हो या रात, दोनों ही वक्त काफी गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, जिससे शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। और सबसे खास बात, यहाँ लगभग रोज ही बारिश होती है, वो भी बिना किसी पूर्वानुमान के। अब सोचिए, जहाँ इतनी ज्यादा बारिश होगी वहाँ क्या होगा? बिल्कुल सही, वहां बहुत घने जंगल उग जाएंगे। ये जंगल इतने ज्यादा घने होते हैं कि पेड़ों के पत्ते और टहनियां मिलकर ऊपर एक छत जैसी बना लेते हैं। इसी छत की वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती और नीचे हमेशा अंधेरा और नमी बनी रहती है। और ये जंगल तरह तरह के जीव जंतुओं का घर है। यहाँ आपको टुकन जैसे रंग बिरंगे पक्षी मिलेंगे, बंदर, स्लॉथ और चींटियां खाने वाले टैपीर भी मिलेंगे। इनके अलावा सांप, मगरमच्छ और एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े रेंगने वाले जीव भी इन्हीं जंगलों में रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग खेती के लिए एक बड़ा अनोखा तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं कर्तन एवं दहन, या अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि किसान पहले पेड़ों और झाड़ियों को काटकर जमीन का एक टुकड़ा साफ कर लेते हैं, फिर उसे जला देते हैं।
जलाने से जो राख बनती है वो मिट्टी में मिलकर खाद का काम करती है। कुछ साल खेती करने के बाद जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ समय बाद उस पुरानी जगह पर अपने आप फिर से पेड़ उगाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है मिन्योक, इसे कसावा भी कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे यहाँ के आलू या शकरकंद की तरह जमीन के अंदर उगता है। एक और खास बात यह है कि यहाँ ज्यादातर महिलाएं ही फसलें उगाकर अपने परिवार का पेट पालती हैं, क्योंकि पुरुष शिकार या मछली पकड़ने जाते हैं जो रोज मिलेगा ही, ये पक्का नहीं होता। तो अमेज़न बेसिन को समझने के बाद अब हम अपने देश भारत के एक बहुत बड़े और जरूरी इलाके की तरफ चलते हैं, और ये है भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस मैप में आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को साफ साफ देख सकते हैं। ये बेसिन उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच पड़ता है। जैसा कि हम अपनी एड्यूटेकन क्लास में हमेशा सीखते हैं, भूगोल को समझने के लिए मैप को समझना सबसे जरूरी है। आप देख सकते हैं कि ये बेसिन भारत के कई राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए अब हम इस बेसिन की जलवायु, यहाँ की जमीन की बनावट कैसी है और सबसे जरूरी यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस टेबल से हम एक बहुत जरूरी चीज समझते हैं, जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब आप देखिए, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का घनत्व सिर्फ 189 है, जबकि मैदानी राज्यों पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102 है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, समतल मैदानों में रहना और खेती करना पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। इस इलाके के ज्यादातर लोगों का मुख्य काम खेतीबाड़ी है। यहाँ की सबसे मुख्य फसल है धान यानी चावल, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इसके अलावा गेहूं, मक्का, चना जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और हाँ, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में आपको चाय के बड़े बड़े बागान भी देखने को मिलेंगे, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस बेसिन में भी आपको तरह तरह के वन्यजीव मिल जाएंगे। हाथी, बाघ, हिरण और बंदर तो आम बात हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों की खासियत है एक सींग वाला गैंडा, और जो डेल्टा वाला इलाका है वहाँ मशहूर बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदियों में रोहू, कतला जैसी मछलियां और एक बहुत ही खास जीव सुसु, जिसे अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं, वो भी मिलती है। आपकी किताब में बिहार के एक मछुआरे विनोद की कहानी दी है। विनोद और उसके साथियों ने मिलकर एक चाप झील को साफ किया। क्यों? ताकि वो उसमें मछली पाल सकें। और मजे की बात यह है कि झील में जो घास फूस उगती थी वही मछलियों का खाना बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे लोग अपने पर्यावरण का सही इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन विनोद की कहानी के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है, और वो है प्रदूषण। जब शहरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी बिना साफ किए इन झीलों और नदियों में छोड़ दिया जाता है तो ये पानी में रहने वाले सारे जीवों को खत्म कर देता है। इसी प्रदूषण की वजह से सुसु जैसी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, और मछुआरों की रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो अब हम इस अध्याय के आखिर में पहुंच गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने इन 2 बड़े बड़े नदी बेसिन के बारे में क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के पास है, जहां गर्म नम मौसम और घने जंगल हैं, और इसी वजह से वहां लोग कम रहते हैं। दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण इलाके में है, जहां मानसूनी जलवायु और खेती के लिए उपजाऊ मैदान है, और इसलिए यहाँ बहुत घनी आबादी है। आज की क्लास हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का वातावरण वहां रहने वाले लोगों के जीवन को किस तरह से बनाता या बदलता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।